दो तरह का है यहाँ पे, ये ऑर्गेनिक में भी आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। सेम बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पर है। पहला टाइप है इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, जैसा कि आपने ऑर्गेनिक में देखा होगा, इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है? बेसिक फर्क ये है कि यहाँ केवल स्ट्रक्चर देख के बताया जा सकता है और यहाँ ओरिएंटेशन स्पेस में डिफरेंट होगा। यहाँ कहाँ देखना पड़ेगा हमें? स्पेस में, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर देख के बताया जा सकता है और ये स्पेस में ओरिएंटेशन से बताया जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसका जो सबसे पहला टाइप है वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि आयंस में डिफरेंट है, यानी कि देयर इज डिफरेंस इन टाइप ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। टाइप ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल लूं, हमने लिया प्लेटिनम NH3 Cl2 Br2 और इसी का आइसोमर मैंने लिखा प्लेटिनम NH3 यहां Br2 और Cl2, ठीक। अगर ये यहां से टूटेगा तो ये क्या देने वाला है? 2Br माइनस, और ये यहां से टूटेगा तो ये क्या देने वाला है? Cl। तो अगर आयंस के टाइप में फर्क है वो तोड़ने के बाद पता लग जाएगा। यानी कि पहला फार्मूला तो ये है, पहली कंडीशन तो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम, ठीक है ना। ये तो सबसे प्राइमरी कंडीशन है आइसोमेरिज्म की, कि ऐसा ना हो कि दोनों दे दिए हो, ठीक है ना, और उसमें 3 ऑप्शन दे दिया और चौथा दे दिया नन ऑफ दिस, और यहाँ पे फर्क कर दिया हो थोड़ा सा। तो बिना देखे अपन जो है यहाँ से देखा अपन ने, और यहाँ मान लो NH3 का नंबर डिफरेंट कर दिया दोनों में। तो सबसे पहला काम ये इंश्योर करना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम, अगर आइसोमर्स की बात कर रहे हैं हम तो, ठीक है ना। फिर आगे जाके हम चेक करेंगे, इनको आयनाइज करके देखेंगे कि अगर आयंस का फर्क है, देयर इज डिफरेंस इन नंबर ऑफ आयंस या टाइप ऑफ आयंस, तो फिर उस केस में बोलेंगे देयर इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बात समझ आ गई है, ठीक है। इसी का एक स्पेशल टाइप है, वैसे मैं इसको अलग लिख रहा हूं, इसी का एक स्पेशल टाइप है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म यानी नाम से पता लगेगा, हाइड्रेट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें क्या होगा? देयर इज डिफरेंस इन वाटर मॉलिक्यूल्स, डिफरेंस इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन आउटसाइड स्फीयर, इन आउटसाइड स्फीयर। जैसे फॉर द एग्जांपल में ले लूं क्रोमियम H2O6 Cl3, इसके साथ लिख दूं मैं CrH2O5 Cl, यहां से Cl2.H2O, ठीक। और तीसरा लिख दूं मैं CrH2O4 Cl2.Cl.2H2O। एक और इसका पॉसिबल हो सकता था CrH2O3 Cl3.3H2O। इस तरीके से कर सकते हैं। अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही रखना है मुझे, तो मैं किसका नंबर चेंज कर सकता हूं? क्लोरीन का नंबर चेंज कर सकता हूं। एक बार ये 3 बार है, 2 बाहर है, 1 बाहर है या 0 बाहर है। अब इनमें से हम इसको तो इनवैलिड मानेंगे,
इनवैलिड क्यों मानेंगे? क्योंकि अगर मान लो मैं इस आयन पे देखूं तो यहाँ चार्ज जीरो होगा। अब चार्ज जीरो होगा तो वाटर को इसको बनने के लिए आयन डाइपोल अट्रैक्शन चाहिए। जैसे जब भी हम कोऑर्डिनेशन के बाद वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो कैसे जुड़ा होता है, जैसे इस पूरे पे चार्ज +3 है तो इट विल बिहेव एज ए आयन। केमिकल बॉन्डिंग का पॉइंट है कि वान डर वाल्स फोर्सेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कई तरह के हैं, डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल। तो ये किस टाइप का है, इसमें फोर्स कौन सा है, आयन डाइपोल टाइप का। जैसे अगर यहां मैं देखूं तो यहां फोर्स होगा आयन डाइपोल, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन यहां पर ये आयन नहीं है तो ये वाटर तो डाइपोल है, तो इसमें इस केस में कह सकता हूं नो आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि केवल वाटर मॉलिक्यूल्स को ही बाहर कर दें, ठीक है, कम से कम एक एनायन वहां पे बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके केस में हमने 3 बनाए हैं। अब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जो है इसमें अपन एक लाइन बोलते हैं कि इट इज स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मतलब देखा जाए तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में ही आता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी अगर मैं देखूं तो 3 Cl- यहां से 2 Cl-, 1 Cl-। तो जो डेफिनेशन है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की कि टाइप ऑफ आयंस में डिफरेंट है, तो टाइप भी बोल दो आप या नंबर बोल दो। तो अगर ये तीनों मैंने लिख दिए हैं तो तीनों में बेसिक फर्क क्या आएगा, बेसिक फर्क तो है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर डिफरेंट है। जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर डिफरेंट होगा 2 आइसोमर्स में इन आउटर स्फीयर, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, हाइड्रेट आइसोमर्स। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना दिखाई दे एग्जाम में तो हम इसको किस में अंदर टिक कर सकते हैं, आयोनाइजेशन के, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन मतलब आयंस में डिफरेंस और हाइड्रेट मीन्स वाटर में डिफरेंस, ठीक, नोट कीजिए सर। आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, यानी कि नाम से पता लग रहा है कि डिफरेंस किसमें होगा, लिंकेज में, ठीक है ना। लिंकेज में कैसे डिफरेंस होगा कि व्हेन एनी एम्बिडेंटेड लिगेंड shows difference in linkage, अब इसका क्या मतलब है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड जो है, जैसे पहला लिखूं मैं CN, या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, NC, या फिर जो है OCN, या फिर जो है NCO, या फिर SCN, या NCS, या फिर NO2 या ONO। तो ये सारे अगर मैं रिप्रेजेंटेशन देखूं तो अगर ये लिगेंड आ गया है तो ये लिगेंड फ्लिप करके लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से बना देता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल बनाया CONH3 यहां पे CN और यहां कर दूं मैं Cl2, ठीक। अगर मैं Cn को बाहर ले आऊं और Cl को अंदर ले आऊं तो वो कौन सा आइसोमर बन जाएगा, आयोनाइजेशन बन जाएगा। अगर मैं Cl2 को बाहर ही रहने दूं और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CONH3 NC और ये Cl2, तो अब इस केस में आयोनाइजेशन तो नहीं होगा। चेक करने का तरीका बिल्कुल सीक्वेंस में ही चल रहा है। सबसे पहले आयंस जो मिलने वाले हैं उनमें देखेंगे डिफरेंस। अगर आयंस में डिफरेंस नहीं है, आयंस में डिफरेंस है तब तो आयोनाइजेशन। उसके बाद दूसरा देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल में डिफरेंस है कि नहीं है। अगर हाइड्रेट नहीं निकली तो अब लिंकेज देखेंगे। लिंकेज में इसी के अंदर कोई ऐसा होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। और बाइडेंटेड लिगेंड की क्या खासियत है कि इट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स इन डिफरेंट कंडीशन। जैसे CN है तो कार्बन से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। कार्बन से जुड़ेगा तो CN लिखेंगे और नाइट्रोजन जुड़ेगा तो NC।
तो ये दोनों आपस में कौन से कहलाएंगे? लिंकेज आइसोमर्स, है ना। अगर जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लूं, यहां से जो है प्लेटिनम H2O4 NCSNO2 और यहां चार्ज कर दूं मैं +2। अब इस केस में मुझसे पूछा जाए हाउ मेनी लिंकेज आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो ये इस केस में हिट एंड टाइल वाला पार्ट होगा। मतलब हमें करना क्या है, जैसे एक तो ये हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा मैं लिख सकता हूं NCS और ONO, ठीक। तीसरा मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे जो है SCN और NO2, और अगला क्या लिख सकता हूं मैं, SCN और ONO। तो यानी कि टोटल कितने पॉसिबल है इसके लिए? टोटल पॉसिबल है 4। तो हमसे क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा जाएगा कि हाउ मेनी लिंकेज आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ गिवन कंपाउंड। अगर टोटल वर्ड लिखा हुआ है, जैसे अगर इसके देखूं मैं कि कितने आइसोमर्स इसके अलावा है, तो 3 है, ठीक ना। लेकिन अगर मैं टोटल बोलूं कि हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स आर लिंकेज आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? ये आपस में लिंकेज आइसोमर्स 4 हो जाएंगे। टोटल ही पूछता है, इन द सेंस ये नहीं पूछता है कि इसके अलावा कितने पॉसिबल है। वो यही पूछेगा कि हाउ मेनी टोटल, जैसे ऑर्गेनिक में आता है हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जो कंपाउंड दिया हुआ है उसको भी गिनते हैं, और उसके अलावा जितने अलग से निकलते हैं उनको कंप्लीट करके टोटल बोलते हैं। सेम चीज यहां भी है कि टोटल लिंकेज कितने पॉसिबल है, तो 4। तो वो चीज अपन ने कैसे करी है कि NCS और NO2 है। अब अपन ने ये देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो एम्बिडेंटेड है। ये दोनों हैं, वाटर के केस में तो ऐसा है नहीं, तो NCS ऐसे ही रहने दूं और NO2 को क्या लिख दूं, ON। अगली बार मैंने इसको चेंज कर दिया SCN में और NO2 को ऐसे ही रहने दिया, और नेक्स्ट टाइम मैंने दोनों को चेंज कर दिया SCN और ये वाला, तो 4 लिंकेज आइसोमर्स आर पॉसिबल, ठीक। फोर्थ वन है हमारे पास लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ये है कि व्हेन लिगेंड itself shows isomerism, इसका मतलब बाकी सब चीजें तो सेम है, पर कोई ऐसा लिगेंड आ गया है जिसमें खुद में आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर द एग्जांपल मान लो कोई कंपाउंड है और उसके साथ एक लिगेंड मैंने ऐसे बना दिया, यहां Cl और Cl, ठीक। और अगली बार मैं क्या करूं, इसी कंपाउंड को यहां पर M यहां रहने दूं, और इस केस में मैं जो है क्लोरीन की पोजीशन बदल दूं Cl, ये Cl। तो अगर मुझे कोई ऐसा लिगेंड दिखाई दे जिसमें खुद के अंदर ही आइसोमेरिज्म हो, बाकी सब चीजें सेम होनी चाहिए, तो फिर हम उसे किस कैटेगरी में डाल देंगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म। जैसे इसका एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मेटल के साथ जो है PN लिख दिया, ठीक है ना, और मेटल के साथ जो है मान लीजिए TN लिख दिया, तो इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। PN का मतलब होता है प्रोपाइलिन डाई एमाइन, और इसका फार्मूला होता है CH2 NH2CH NH2CH3। आईयूपैक नाम इसका हो जाएगा डाई एमाइनो प्रोपेन, डाई एमाइन प्रोपेन, एमाइन ग्रुप है, और पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 1, 2। ये आईयूपैक नाम है और ये कॉमन नेम है, प्रोपाइलिन डाइमाइन। प्रोपाइलिन ग्रुप हो गया ये, ठीक है ना। 2 कार्बन होते हैं तो इथाइलिन बोलते हैं, और एक ही कार्बन के लिए मिथाइलिन यूज करते हैं, ठीक है। PN इसको बोलते हैं अपन, और TN हम बोलते हैं ट्राइमिथाइलिन डाई एमाइन। इसका फार्मूला है CH2 NH2 NH2। आईयूपैक नेमिंग देखें इसका, तो ये जाएगा 1,3 डाई एमाइन, और ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक।
अब ये पूरा कंपाउंड वो यहां नहीं लिखने वाला है, तो इस कंपाउंड को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो बड़े लिगेंड है उनको बड़े लिगेंड को पूरा नहीं दिखाया जाता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। जैसे इसके अलावा और कौन से एग्जाम्पल हमने देखे हैं, EN, ऑक्स, ठीक है, इसके अलावा जो है DMG, ACAC, ग्लाइसिनेट जो है CH2CO-, तो ये सब वो लिगेंड है जो पूरे नहीं दिखाए जाएंगे। तो शॉर्ट में लिख दिया PN-TN, इनका मतलब समझ गए हैं, प्रोपाइलिन जो है डायमाइन और ट्राइमिथाइलिन डायमाइन। इसमें फर्क किसका है, 1-2 पोजीशन का, 1-3 पोजीशन। तो अगर कोई ऐसा लिगेंड हो जिसमें खुद में आइसोमेरिज्म हो तो फिर हम उसको किस कैटेगरी में रख देंगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म। ठीक, नोट करो सर। ये पहचानना सबसे आसान है कि इस केस में ये है कि बोथ केटायन एंड एनायन, both cation and anion are coordination sphere. Coordination sphere या इसकी जगह मैं बोल दूं both cation and anion are complex ion and there is interchange of ligand in two spheres. ठीक है, तो आयंस बाहर दिखाई दे रहे हैं टूटने के बाद, वो आयनाइजेशन में आ गया। वाटर अगर अलग है तो हाइड्रेट में आ गया। और अगर कोई ऐसा एम्बिडेंटेंट दिखाई दे रहा है जिसकी कनेक्टिविटी में डिफरेंसेस है तो वो किस में आ गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और अगर खुद लिगेंड में ही आइसोमेरिज्म हो तो फिर वो लिगेंड आइसोमेरिज्म। और ये देखना सबसे आसान है कि अगर मान लो दोनों ही स्फीयर रखे हुए हो, बोथ केटायन एंड आयन आर स्फीयर, और इनमें फर्क क्या हो कि यहाँ MLN है, यहाँ M जो है L1N है, तो अगर इनका इंटरचेंज होता हो आपस में तो उस केस में दोनों कंपाउंड में हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यानी कि इसमें देखते ही पता लग जाएगा दोनों स्फीयर क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक ना। और दोनों में फर्क किस में होना चाहिए, लिगेंड में, यानी इंटरचेंज ऑफ लिगेंड टेक्स प्लेस। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं ले लूं यहां कॉपर NH3 और प्लेटिनम Cl4। अब मुझे देखना है कि इसके कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम इस केस में, ये वाले केसेस काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। यहां पे अगर मैं टोटल नेगेटिव चार्ज देखूं तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, -4। क्यों, क्योंकि ये 0 और ये -1, और मेटल एटम 2 हैं, तो मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि टोटल पॉजिटिव शुड बी +4। तो मैं यहाँ इन दोनों की स्टेट लिख रहा हूं कि दिस इज इन +2 स्टेट, दिस इज ऑल्सो इन +2 स्टेट। अब मैं क्या करूं, लिगेंड्स का इंटरचेंज करवा के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से फार्मूले बन सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, वो मैं लिख रहा हूं कि यहाँ PT Cl3 और ये अमोनिया है ना, अमोनिया पहले लिख दूं मैं NH3 और Cl3। ठीक, और पॉसिबल है कॉपर NH3, यहाँ 3 होगा, NH3 होल ट्वाइस Cl2, इसके बाद प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस और यहाँ आ जाएगा Cl2। एक पॉसिबल है कॉपर NH3 Cl3, ये 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, प्लेटिनम NH3 होल 3, यहाँ Cl, और एक पॉसिबल है कॉपर Cl4, प्लेटिनम NH3 होल 4। अब बताइए इसके अलावा कोई और पॉसिबल है क्या? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज किया है कि जैसे 4 अमोनिया थे तो 3 अमोनिया, 2 अमोनिया, 1 अमोनिया और 0 अमोनिया, ये सारे पॉसिबल हो। इनमें एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रॉन्ग है, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। अब हमें पहचानना है कि इन पांचों में से एक स्ट्रक्चर हम यहां से डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, कौन सा डिस्कार्ड करेंगे, ये वाला। ये क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं, इसका कारण समझिए। अगर मैं ये +2 स्टेट में बोल रहा हूं तो इस पे चार्ज क्या आएगा, 0, और ये भी +2 स्टेट में बोल रहा हूं तो इस पे चार्ज क्या आएगा, 0। अगर किसी सॉल्ट में दोनों आयंस पे चार्ज 0 हो गया तो क्या वो सॉल्ट कहलाएगा, यानी केटायन और एनायन के बीच में कोई फोर्स नहीं है,
कैटायन और एनायन आपस में बंधे हुए कौन से फोर्स है? आयनिक बॉन्ड से। तो आयनिक बॉन्ड की तो पॉसिबिलिटी खत्म होगी ना यहाँ से, 0-0। तो अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जिसमें बोथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है 0 चार्ज, तो उसको हम वहां से हटा देंगे, गलत मानेंगे उसे। तो अब स्ट्रक्चर अगर अपने पास कितने पॉसिबल है? 4। तो पूछा जाए कि कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पॉसिबल है, तो आंसर 4। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है मुझे, वो ध्यान ये रखना है कि लिखने के बाद हमारा जो लिखने का पैटर्न है वो ये है कि कैटायन शुड बी प्लेस्ड बिफोर द एनायन। तो हम यहां से ये इंश्योर कर लेंगे कि जैसे अगर यहाँ +2 है तो इस पे चार्ज क्या आएगा? +1। इस पे क्या चार्ज आएगा? अगर मैं इस पे देखूं +2 और -3, तो इस पे -1 और इस पे +1। इस पे चार्ज देखूं तो ये क्या आ जाएगा? -2 और ये। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि इन आयंस को जो है इंटरचेंज करके लिख देते हैं। ये इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि ये रिप्रेजेंटेशन सही हो जाए। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमर नीचे जो दे दें 4 ऑप्शन, उनमें से कौन सा है, तो उनमें हमेशा हमें देखेंगे कि जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें कैटायन पहले आना चाहिए। तो वैसे तो अगर ये लिख दिया है तब भी सही माना जाएगा, लेकिन अगर मान लो कभी कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको लिखना हो कि इसके 3 जो पॉसिबल हैं वो सारे लिखने, तो हमने बना लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, लेकिन आंसर लिखते समय हम इसको आगे ले आएंगे और इसको पीछे। क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा? ताकि कैटायन आगे आ जाए और एनायन पीछे चले जाए। तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर वही रहेगा। तो 4 कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस केस। FeNH3 6 और यहां ले लें COCl6। अभी इस केस में भी ये इसमें फर्क क्या हो गया कि दोनों स्फीयर में 6 लिगेंड है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि दोनों की अलग अलग शेप क्या होगी, जैसे उससे पहले वाले में अगर मुझसे पूछा जाए तो उसमें अपन शेप बता सकते हैं, वो चीज हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। जैसे उस केस में मैं क्या करूंगा, प्लेटिनम अलग लिखूंगा। इस वाले का जो है वो किस कैटेगरी में आएगा? DsP2। बोलो कौन सा हो जाएगा? 5D8 वाला, ठीक है ना। और इसका पूछा जाए तो ये वैसे होना चाहिए था sp3 में, लेकिन मैंने एक्सेप्शन में लिखा रखा है ये कॉपर के साथ D9 कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफरेंस होता है, एक इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच जाता है, तो वो खाली हो जाने की वजह से DsP2 हो जाता है। ठीक इनमें ऐसे करके हम सभी के लिए निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इधर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो ये भी अपन देख चुके हैं ऑलरेडी, अलग अलग करके लिख लेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो आइसोमेरिज्म पूछा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो हम हिट एंड ट्रायल से वही करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से FeNH3 5, उसके बाद Cl CONH3 और यहाँ Cl5, एक ही हो गया। FeNH3 4 Cl2 CONH3 कोबाल्ट है, तो थोड़ा सा नोटेशन पे ध्यान दे। कार्बन मोनोक्साइड कार्बोनिल लिगेंड ऐसे लिखेंगे, जबकि कोबाल्ट को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके, है ना। तो थोड़ा सा नोटेशन का लिखते वक्त ध्यान रखेंगे, है ना, ठीक है ना। तो ये CO कोबाल्ट NH3 होल 2 Cl4, आगे हो जाएगा FeNH3 होल 3 Cl3 कोबाल्ट NH3 होल 3 Cl3, उसके बाद FeNH2 होल ट्वाइस Cl4 CONH3 होल 4 Cl2, उसके बाद FeNH3 1 Cl5 CONH3 5 Cl, और लास्ट है FeCl6 CONH3 होल 6। अब पहले तो चार्ज डिसाइड कर लेते हैं अपन। टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा पूरे कॉम्प्लेक्स पे? -6। कैसे पता लगाया अपन ने कि यहाँ पर जो है ये 0 और ये -1, तो टोटल नेगेटिव है -6। इसका मतलब टोटल पॉजिटिव कितना होना चाहिए? +6। इसका मतलब मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ये +3 स्टेट में, ये +3 स्टेट। अब अगेन यहां पर एक ऐसा है जिसको हम डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है।
कौन सा है? ये वाला, फोर्थ वाला हुआ वैसे, ठीक है ना। तो ये चीज हम डिस्कार्ड करते हैं। क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं अपन? क्योंकि ये +3 स्टेट में है और ये जैसे अगर यहाँ चार्ज देखो तो क्या आएगा? 0, और इसमें भी चार्ज क्या आएगा? 0। इसका मतलब कैटायन एनायन पे कोई चार्ज नहीं है, तो आपस में बंधेंगे भी। तो अगर मुझसे पूछा जाए हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स आर पॉसिबल, किस टाइप के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, देखो मेंशन करना जरूरी है। इस चैप्टर में सबसे मुश्किल क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स आर पॉसिबल। अगर ऐसा बोल दिया तो मुझे हर एक आइसोमर चेक करना पड़ेगा। जैसे फॉर द एग्जांपल, अगर मैं यहाँ NO2 कर देता तो उस NO2 को चेंज करते हुए मैं खूब सारे लिख लेता कोऑर्डिनेशन आइसोमर, फिर उस NO2 को भी अंदर मुझे क्या करना पड़ता? ONO। तो उस केस में वो क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा कुछ कर देगा तो हम इस केस में क्या करेंगे? पहले जो चीज पूछी है उस पर ध्यान देंगे। अगर उसने पूछा हाउ मेनी टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो बस यही बनाने अपन, ठीक है ना। अगर बोले टोटल आइसोमर्स आर पॉसिबल, फिर सारी संभावनाएं देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि लिंकेज है या नहीं है, क्या लिगेंड में आइसोमेरिज्म है या नहीं है, ये सब देखना। उसके अलावा स्टीरियो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी तो हम स्टीरियो पे नहीं पहुंचे हैं। तो टोटल कितने पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन आइसोमर? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स इज इक्वल टू 6। समझ गए भाई ये बात? ठीक है। आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए ये जो आइसोमेरिज्म है, इट इज नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म। पहला पॉइंट तो ये है, इट इज नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म। ट्रू आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि आइसोमर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा, और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो आइसोमेरिज्म नहीं बोली जा सकती है। सो इट इज नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म। फर्क क्या है? बट दे हैव सेम इंपिरिकल फार्मूला, ठीक, इंपिरिकल फार्मूला। यानी कि सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा ये हुआ कि अगर दो ऐसे कंपाउंड दे दिए जिनमें हमें लग जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, ठीक है, तो उनमें दो चांसेस हुए कि आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, या फिर एक और चेक कर लेंगे ये वाली। ये कैसे चेक करेंगे कि हम यहाँ ये देखेंगे इंपिरिकल फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे ये दोनों एग्जाम्पल लिए मैंने, तो इसका इंपिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? CO2 NH3 9 और NO2 कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 9। सही है। और इसका बनाऊं मैं तो ये CO4 यहाँ CO3 सॉरी यहाँ CO4, इसके बाद ये कितना हो जाएगा? NH3, ये 6 और 6 12, और ये NO2 12। अब अगर मैं रेशियो देखूं इसका 3:9:9 और इसका रेशियो देखूं तो ये क्या हो जाएगा? 4:12:12। अगर आप ये रेशियो देखो तो कितना हो जाएगा? 1:3:3, और ये रेशियो भी क्या हो जाएगा? 1:3:2। तो अगर दो कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला सेम नहीं दिखाई दे रहा है तो देयर आर 2 चांसेस कि आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, या फिर अगर किसी ऑप्शन में आपको पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाई दे रहा है तो आप उसको भी चेक कर लें। चेक करने का तरीका क्या है कि हम उसका एक सिंपल फार्मूला लिख लेंगे और जो लिगेंड और मेटल एटम्स हैं उनका रेशियो ले लेंगे। इफ द रेशियो ऑफ 2 कंपाउंड्स आर सेम, सिंपलेस्ट रेशियो, तो हम उनको आपस में बोलते हैं कि उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम। तो भले ही मोलिकुलर फार्मूला सेम ना हो लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला सेम आ गया तो दे आर कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। यानी इनमें फर्क क्या है? इस नंबर का फर्क है। पॉलीमर्स में फर्क क्या है? जैसे A, A2, A3, A4, A5, ये आपस में क्या कहलाते हैं? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ये लास्ट है स्ट्रक्चरल में। तो स्ट्रक्चरल सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट है अपने पास। फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है सेकंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑर्गेनिक में भी आता है आपका टॉपिक, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है, लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें वैसे ऑर्गेनिक में और वैसे। तो सबसे पहला मैं ले रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहला काम तो इसमें ये होगा कि अपन हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, ठीक है ना। मतलब ये करने के पहले, चेक करने के पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना है। क्यों? उसका लॉजिक ये है कि केस फर्स्ट मैं ले लूं फॉर टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स। टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? इसमें सीधा आंसर ही लिखना है नो जीआई इज पॉसिबल। अगर आपने निकाल लिया है हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो आप सीधा आंसर ही लिख सकते हो देयर इज नो जीआई। उसका कारण क्या है कि टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स जो है मैं इस तरीके से बनाऊं, ठीक, और अगर टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स बना लिया तो ये सारी जो पोजीशन है, ऑल 4 पोजीशंस आर आइडेंटिकल, पोजीशंस आर आइडेंटिकल। अगर सारी पोजीशन आइडेंटिकल है तो इसका मतलब अगर मैं दो ग्रुप को चेंज कर दूं, जैसे मान लो मैं ए और बी को, इसको बी को चेंज करके मैं यहां ले आऊं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है स्पेस में। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला है वो समझ रहे हैं। अगर जैसे मान लो मैं यहां ये देख रहा हूं कि अगर मैंने चेंज कर लिया इसे, जैसे मान लो मैंने बोला कि ए, ये बी, ये सी और ये डी। सपोज करो मैं ए और डी को चेंज कर लेता हूं। अगर मैं ए और डी को चेंज कर लूं तो यहां आ जाएगा डी, इसके बाद ये बी, ये सी और ये ए। अगर हम दो ग्रुप की पोजीशन को जो है फ्लिप कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो उससे एक नया कंपाउंड बन जाना चाहिए। लेकिन ये दोनों जो है आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल किस रेफरेंस में? स्पेस के रेफरेंस में, ठीक है ना। यानी अगर मैं उसको ऐसे समझाऊं, एक मिनट, चलो अभी देखना। जैसे अगर अब इनको ऐसे समझ रहे हैं, टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स ऐसे होगा, ठीक है ना। अब इन सबके बीच में एंगल कितना है? 109 डिग्री, ठीक है ना। अब ये अपन स्पेस के रेफरेंस में देख रहे हैं। अगर मान लो सपोज करो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, ठीक है। अब इंटरचेंज कर दूं मैं, तो मैं इसको घुमा के ऐसे देख लूं, तब भी ये आइडेंटिकल ही रहेगा। यानी सारों के बीच में कितना है? 109 डिग्री। तो आप किसी भी दो ग्रुप को आपस में इंटरचेंज करोगे तो स्पेस में जैसे ऐसे देख रहा हूं, इंटरचेंज करने के बाद ऐसे देख, ठीक है, तो बात तो वही होगी। तो इसलिए हमें बोल रहे हैं कि टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स अगर आ गया तो उसमें चारों पोजीशन आइडेंटिकल होती है, इसलिए देयर इज नो जीआई पॉसिबल, ठीक है ना, इंटरचेंज करके। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना हमारा पहला स्टेप, ठीक है ना। तो जो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये चीज, तो ये मालूम करके हम सीधा आंसर लिख देंगे नो जीआई। किस केस में? टेट्राइडल या sp3 के। ठीक, फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि इसमें जीआई होती या नहीं होती ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो हम ये कहेंगे कि जीआई मे बी पॉसिबल। मतलब हम ये कंफर्म नहीं बोलेंगे कि जीआई इज ऑलवेज पॉसिबल, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसके लिए हमें जो है स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? जैसे पहला केस में ले रहा हूं MA4। अब MA4 को मैंने बनाया इस तरीके से, A A, ठीक। अब ये बताइए इस केस में कि अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, A और A को, तो क्या कंपाउंड पे कोई फर्क पड़ने वाला है? बोलो। और एक चीज मैं लिखना आपको बता रहा हूं जो आगे काम आएगा अपने, कि हम इनके पेयर साथ में लिख देंगे। अपोजिट कौन कौन सी पोजीशन पे है? A, और इधर दूसरा पेयर कौन सा है? A, इस तरीके से लिख देंगे। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो यही आएगा ना,
ठीक है ना। तो इसमें तो इंटरचेंज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब हम आंसर में इसमें लिख देंगे देयर इज नो जी, ठीक, देयर इज नो जी आई। MA3B, अब MA3B में मैं 4 लिगेंड इस तरीके से लगा दूं इसमें, जैसे ये A B। अब ये बताइए कि क्या इंटरचेंज करने का कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। अब उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि कंफ्यूजन हो सकता है तो हम पेयर्स को लिख लें, A और इधर कौन सा पेयर है, AB। अगर मान लो मैं इंटरचेंज कर दूं तो इंटरचेंज करने के बाद AA ये हो जाएगा BA, और इसके सामने पेयर AA और इसके सामने पेयर AB, तो बोथ आर आइडेंटिकल। बोलो, क्या इंटरचेंज करने का कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। कंपाउंड बदल जाने चाहिए, कंपाउंड नहीं बदले हैं, इसका मतलब एक ही है, और एक ही है तो हम आंसर क्या लिख देंगे उसमें, नो जीआई। तो इस केस में भी जीआई पॉसिबल नहीं। अब इसके बाद मैं तीसरा देख रहा हूं, थर्ड केस, MA2B2। A2B2 को लिखने का तरीका ये हो जाएगा AA, या मैं इसको ऐसे कर दूं AABB, या फिर मैं इसको ऐसे बना दूं, इसको इंटरचेंज कर दूं तो AABB। अब ये बताइए कि क्या कोई फर्क पड़ा है इंटरचेंज का? फर्क पड़ा है ना। फर्क कैसे पता लग रहा है? A के सामने B और A के सामने B, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, और इसमें A के सामने A और ये B के सामने B, तो अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में, मुझसे पूछा जाए कितने जीआई पॉसिबल है, तो आंसर कितना हो गया। और इनका नेमिंग किस तरीके से करते हैं हम, कि दोनों एक ही साइड है तो हम इसे क्या बोल देते हैं, सिस, और दोनों अपोजिट हैं तो क्या बोल देते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप ये चीज पढ़ चुके होंगे, सिस ट्रांस ऑर्गेनिक में। तो जब ग्रुप्स को चेंज कर देते हैं तो वहां पे जैसे ब्यूटाडाइन वगैरह में देखा होगा, है ना, 1,4 इस तरीके के स्ट्रक्चर आते हैं ना, उसमें डाइक्लोरो जो है एथिलीन वगैरह आ गया ना, स्टीरियो तो पढ़ लिया तुमने, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ग्रुप को चेंज करके अगर कंपाउंड बदल जा रहा है तो फिर हम उसको काउंट करेंगे जीआई, ठीक। अगला एग्जांपल है 4th MA2BC। कितने जीआई पॉसिबल होंगे इसमें? अब देखो, जैसे हम फार्मूला देखें वैसे ही निकालने का एक आसान तरीका है, और वो आसान तरीका क्या है कि हम इसके जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ग्रुप बनाने चालू करें, यानी AA यहां क्या आ जाएगा, BC, और क्या पॉसिबल है, AB AC पॉसिबल है। क्या कोई और भी पॉसिबल है इसके अलावा? अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो अपन उसको सोच ले, इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या स्ट्रक्चर? ये इंटरचेंज कर सकता हूं मैं, ठीक है ना, और इन दोनों को भी इंटरचेंज कर सकता हूं, बस मुझे पेयर देखना है, AABC AB AC, और कुछ अगर मैं इसको CA लिख दूं तो एक ही है, समझ गए बात? तो हम स्ट्रक्चर से पता लगा लेंगे कितने जीआई पॉसिबल है, 2 जीआई है। और अगर मैं स्ट्रक्चर बना के देखना चाहूं, ये हमारा शॉर्टकट है एक तरह से, अगर मैं स्ट्रक्चर बना के देखना चाहूं तो AA ये हो गया BC, और एक और पॉसिबल है, इनको इंटरचेंज कर दूं तो ये हो गया AA, और यहां जाएगा BC। अब आप इसका रिप्रेजेंटेशन क्या लिखेंगे? जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, A के सामने C और A के सामने B, तो इनमें से कौन सा हो गया, ये वाला। और अगर इसको रिप्रेजेंटेशन देखूं, A के सामने A और B के सामने C, तो ये वाला कौन सा हो गया। तो आइदर आप बना के इस तरीके से देख लो या परमुटेशन कॉम्बिनेशन से यही देख लो। समझ गए बात को? इनमें से सिस कौन सा होगा, ये सिस कहलाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, और करो इसको। तो मैं M यहां से ले लें ABCD, चारों डिफरेंट है, कितने जीआई पॉसिबल होंगे। ये मैं सारे केस कौन से ले रहा हूं, मोनोडेंटेड वाले, अभी मैं बाइडेंटेड लिगेंड नहीं ले रहा हूं, वो भी लेंगे अपन आगे केस में।
बताइए कितने मैक्सिमम पॉसिबल है इस केस में? बोल। अब देखो इस केस में कंफ्यूजन है, तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज कर लें। ए के सामने आ सकता है सी और यहां हो जाएगा बी डी, या ए के सामने आ सकता है डी और ये क्या हो जाएगा बी सी। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कितने पॉसिबल है? 3। उनमें से जैसे अगर आप यहां से बनाना चाहो तो ए के सामने मैं क्या रख सकता हूं? बी, या फिर मैं जो है ए के सामने क्या रख सकता हूं? सी, या फिर मैं ए के सामने क्या रख सकता हूं? ए के सामने रख सकता हूं मैं डी। क्या कोई और पॉसिबल होगा इसके अलावा? बोलो, ठीक है ना। तो ये अगर अपन पेयर बनाए करेंगे तो ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना। यहीं से अपन को देखते हैं पता लग जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद जो है अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, अगर बाइडेंटेड लिगेंड हुआ तो। अब बाइडेंटेड लिगेंड किस तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। एक तो होता है ए टाइप और एक होता है AB टाइप। ए टाइप का मतलब है बोथ डोनर एटम आर सेम, एटम्स आर सेम। ऐसे कौन कौन से हैं? जैसे ऑक्सीजनेट ले लू C2O4-2, इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है? ऑक्सो लिगेंड, ठीक। या फिर हम इसमें कौन सा लिगेंड ले लें? EN, एथिलीन डाइएमाइन। दोनों ही केस में कौन से डोनर एटम है? ऑक्सीजन। AB टाइप के लिगेंड में मैं कौन सा लिख दूं? DMG, ठीक है। या फिर मैं लिख दूं ग्लाइसिनेटो, GLY। तो अगर ये लिखा हुआ है या DMG लिखा हुआ है तो हम किस टाइप में मानेंगे? AB टाइप, यानी कि बोथ डोनर एटम आर नॉट सेम, बोथ डोनर एटम्स आर नॉट इक्वल। तो एक जगह नाइट्रोजन हो, एक जगह ऑक्सीजन हो, तो फिर हम उसको जो है अनइक्वल मानेंगे और वो किस में आ जाएगा? AB टाइप में। तो पहला काम हमारा ये है कि हमें आइडेंटिफाई करें कि लिगेंड किस टाइप का है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज सिमेट्रिकल एंड दिस इज अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। अब इसमें कैसे देखना है GI? MAA2। अब MAA2 कैसे बनाऊंगा? पहले तो रूल समझ ले। रूल क्या है कि जब भी बाइडेंटेड लिगेंड को हम जोड़ते हैं 90 डिग्री एंगल पे ही जोड़ते हैं, यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड is placed at adjacent positions. Adjacent position का मतलब ये होता है कि एंगल कितना होना चाहिए? 90। हम कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड को 180 डिग्री पे नहीं रखते। उसका कारण ये होता है कि अगर मैं 90 डिग्री की बजाय मैं उसको 180 डिग्री पे ले जाऊं ऐसे, तो फिर उस केस में स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि उस केस में बॉन्ड टूट सकता है। तो हम कभी भी उसको 180 डिग्री पर नहीं रखते हैं, हमेशा 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है? ए लिगेंड को मैं कैसे दिखाऊंगा? इस तरीके से ए और ये ये इसको कनेक्ट करके दिखा रहे हैं अपन, क्योंकि कौन सी रिंग बना रहा है? चिलेट रिंग, ठीक। अब ये बताइए कि अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? तो आंसर हम इस केस में क्या लिख देंगे? देयर इज नो GI। ये बात समझ आ गई सबको? अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं MAA और यहां से ले लूं मैं AB टाइप। क्या यहां पे GI पॉसिबल होगा? बोलो। अगर मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूं AA और यहां AB, तो क्या इंटरचेंज करने का कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं फर्क पड़ेगा भाई। ये इंटरचेंज करूंगा तब भी वही A के सामने भी आएगा, तो इस केस में क्या होगा? नो GI। अब तीसरा केस है मेरे पास, एग्जांपल MAB2। अब MAB2 में अगर मैं बनाऊं स्ट्रक्चर इसका, तो मैंने बनाया AB और ये बनाया मैंने AB। अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो इस केस में इंटरचेंज करने के बाद क्या आ जाएगा? AB और ये हो जाएगा AB। क्या दोनों कंपाउंड अलग हैं? बोलो, अलग हैं। ए के सामने बी आ रहा है, ए के सामने बी आ रहा है,
और यहाँ ए के सामने आ रहा है, बी के सामने भी आ रहा है। सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है? ये वाला कौन सा हो जाएगा, सिस, और ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांस। ठीक, इसका मतलब GI कितने पॉसिबल है, GI 2 पॉसिबल है ना। ये हम इंटरचेंज करके ही देखेंगे। और अगला एग्जांपल है MABCD। बताइए कितने GI पॉसिबल है, बोलो, ये सोचो तब तक। ये बोला है कि MABCD, तो इसमें अगर बाइडेंटेड लिगेंड 2 है तो GI 2 ही पॉसिबल है, 3 नहीं पॉसिबल। उसका कारण ये है कि अगर मैं AB को कनेक्ट करूं तो यहां से CD अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो A के सामने D आएगा, ठीक है ना, ये पॉसिबल है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि A को अगर इंटरचेंज कर दूं मैं इधर, तो ये D और C, तो A के सामने C आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा कंसिडर करूं कि A के सामने B आ जाए तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड को हम हमेशा किस पोजीशन पे जोड़ते हैं, 90 डिग्री। 180 डिग्री पर करने पर स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए कभी भी इन पोजीशन पे नहीं जोड़ते हैं आमने सामने वाली 180 डिग्री पर। तो ये वाला केस तो खत्म हो गया। अगर यही मोनोडेंटेट होते तो 3 पॉसिबल हो जाते। और तीसरा केस हम ले रहे हैं, केस थर्ड, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स जो है हम ऑप्टिकल के साथ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, पर यहां भी हम बोलेंगे कि GI में भी पॉसिबल। मैं यहां पे मे भी पॉसिबल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी में होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं यहां पे कि सपोज करो मैंने यहां A के सामने A लिखा है, साथ में ये B और ये A लिख दिया। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो उस केस में स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, A तो वही है, इधर हो गया AB और ये हो गया BA। अब आप ये सोचो, A के सामने A, B के सामने B, और A के साथ A, B के साथ B, तो कंपाउंड अलग होंगे कि नहीं होंगे? ये कंपाउंड अलग होंगे। ये अपन और डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। अब इनमें से हम इसे क्या बोलेंगे, सिस, और इसे क्या बोलेंगे, ट्रांस। सिस क्यों बोल रहे हैं, दोनों एक ही साइड में है और दोनों है अपोजिट साइड, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, सिस ट्रांस में। तो समरी ये है कि GI अगर हमें देखना है तो टेट्राइडल में तो GI पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर में GI हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा लिगेंड कौन से। अगर चारों लिगेंड एक जैसे दे दिए तो GI पॉसिबल नहीं। और अगर ऑक्टाइडल में देखें तो GI में भी पॉसिबल है, जो कि हम डिटेल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में वहां से स्टार्ट